तो 2021 के नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है, पाम ऑयल को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया था। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज द क्वेश्चन। सो विथ रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पाम ऑयल इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, इनकरेक्ट है। पाम ऑयल जो है इट्स नॉट नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, रादर इट इज नेटिव टू अमेरिकाज। देन द पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक परफ्यूम्स, ये जेनरिक स्टेटमेंट है, करेक्ट है। पाम ऑयल कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोडीजल ऑल्सो, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी 2 and 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर क्या कीवर्ड और कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, तो पाम ऑयल को लेके आपको चीजें ध्यान में रखनी होगी ना। पाम ऑयल को लेके ना डायरेक्टली देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ क्वेश्चन की जिसमें आपको पाम ऑयल के बारे में या पाम की जो ट्री होती है उसके बारे में बहुत कुछ पूछा जाएगा। ये एक कंटेम्प्रेरी इशू है, एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल कंसर्न्स इससे बहुत ज्यादा रेज होते हैं, और उस कंटेक्स्ट में आपको पाम ऑयल को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। तो मेरे पास दो कंटेंट एडिशंस यहाँ पर है। एक तो मैं पाम ऑयल के बारे में बात करूंगा कि ये पाम ऑयल जो है किस प्रकार से ये ट्री आपको दिखाई देगी, क्या क्या पाम ऑयल की यूसेज है। एंड सेकेंड थिंग, करंट अफेयर्स में से मैंने कुछ एक चीजें उठाई हैं जो कि मलेशिया और ईयू को लेके कुछ इशू चल रहा था पिछले एक महीने में, तो वहां से भी आपको चीजें ध्यान में रखनी होगी। नाउ व्हेन आई कम टू पाम ऑयल, ये मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑयल है अक्रॉस द ग्लोब। पाम ट्री होती है या पाम ऑयल ट्री उसको कहा जाता है, तो उससे ये पाम ऑयल जो है फ्रूट मिलता है आपको। यहाँ पर देखेंगे, आई थिंक आई हैव द इमेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पाम फ्रूट होता है और उसको फिर क्रश करके यू गेट पाम ऑयल। बड़ा ही डेंजरस होता है हेल्थ के लिए, तो उसका कारण से फिर हेल्थ इश्यूज भी इसमें कई सारे आपको दिखाई देंगे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सो पाम ट्री जो है ये नेटिव है फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका। माय बैड, आई सेड अमेरिका, इट इज फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका एंड नॉट साउथ ईस्ट एशिया। बाकी मेजर जो प्रोडक्शन आप देखेंगे पाम ऑयल का, ये मलेशिया और इंडोनेशिया में होता है सिंस 19th सेंचुरी। मेजर प्रोड्यूसर, अगर टॉप प्रोड्यूसर्स की बात करें पाम ऑयल के, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये आपको टॉप 3 प्रोड्यूसर्स ध्यान में रखने होंगे। यहाँ पर इकोनॉमिक जियोग्राफी का भी सवाल बन सकता है। अगर आप यूसेज की बात करें पाम ऑयल के, तो फूड इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर यूज होगा। कुकिंग ऑयल के तौर पर मार्गेरिन इससे बनता है, या चॉकलेट्स में पाम ऑयल को टेक्सचर देने के लिए ऐड किया जाता है, बेक गुड्स में भी उसको ऐड किया जाता है। देन ये कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज होंगे, ठीक है। फर्दर बायोफ्यूल के तौर पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो इकोनॉमिकली ये हाईली प्रॉफिटेबल है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है स्पेशली इन साउथ ईस्ट एशिया, और इंडोनेशिया और मलेशिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट की कमोडिटी ये बनता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिफॉरेस्टेशन बड़े पैमाने पर हुआ है इन इंडोनेशिया और मलेशिया के इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में, और फिर उस कारण से ये जो पाम ऑयल का कल्टीवेशन है या पाम ऑयल का प्रोडक्शन है ये न्यूज में बना रहता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस एक मेजर आपको थ्रेट दिखाई देगा। ये जितने भी एरियाज हैं जहां पर पाम ऑयल का कल्टीवेशन होता है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के एरियाज थे, और ओरंगटान हो, टाइगर्स हो, राइनो हो, इस प्रकार के कई सारे आपको एनिमल्स वहां पर दिखाई देंगे। एंड दैट दे आर दी वंस जो बहुत बड़े पैमाने पर अफेक्ट हुए हैं। और ये पूरी जो एग्रीकल्चर होती है पाम ऑयल की, उसमें बड़े पैमाने पर कार्बन एमिशंस भी होते हैं। सो दैट इज अबाउट पाम ऑयल। लेट्स कम टू नेक्स्ट इशू कि मलेशिया looks for new markets for palm oil as EU threatens with stricter ecological regulation। तो यूरोपियन यूनियन ने कॉग्नाइजेंस किया है कि ये जो पाम ऑयल इंडस्ट्री है मलेशिया की, बड़े पैमाने पर वहां से बायोडाइवर्सिटी को लेकर या एनवायरनमेंट को लेकर इश्यूज बन रहे हैं। तो हो सकता है इन फ्यूचर मलेशिया का जो पाम ऑयल है ये एक्सपोर्ट ना हो ईयू में, और फिर अगर वो वहां पर एक्सपोर्ट नहीं होता तो मलेशिया इज नाउ लुकिंग फॉर न्यू मार्केट्स, ठीक है। सो क्रिटिसिज्म क्यों है, ऑलरेडी मैं रफ आइडिया दे चुका हूँ कि किस प्रकार से आप इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को वहाँ यहाँ पर क्लियर क्लियर कर रहे हैं। सो डिफॉरेस्टेशन बिकम्स द मेजर इशू व्हेन इट कम्स टू द पाम ऑयल कल्टीवेशन, ठीक है। अब जैसे ही ईयू ने ये कंसर्न दिखाया, तो जो मलेशिया है, मलेशिया विल ट्राई टू सेल इट्स पाम ऑयल टू इंडिया, अफ्रीकन कंट्रीज या बाकी एशियन कंट्रीज में भी यहाँ पर आप देखेंगे। देन इंडोनेशियन और मलेशिया जो है डोमिनेट करता है ग्लोबल पाम ऑयल के प्रोडक्शन को। अराउंड 87% का जो प्रोडक्शन है पाम ऑयल का, ये किया जाता है बाय इंडोनेशिया एंड मलेशिया। देन पाम ऑयल इज ऑल्सो क्रूशियल फॉर एडिबल ऑयल सप्लाईज ग्लोबली। तो 35% जो एडिबल ऑयल का कंजम्पशन है, इट जनरली कम्स फ्रॉम 30, लाइक ये मेजरली आपका पाम ऑयल से ही आ रहा है। और फिर मलेशिया एक मेजर प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का। तो ये सारी कुछ चीजें जो है आपको पाम ऑयल को लेके ध्यान में रखनी होगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्माकल्चर को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया है। सो हाउ इज पर्माकल्चर फार्मिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। So permaculture farming discourages monocultural practices, but in conventional chemical farming, monoculture practices are predominant. ये करेक्ट होगा। Conventional chemical farming can
cause increase in soil salinity, सही है, but the occurrence of such phenomena is not observed in permaculture farming, ये भी करेक्ट होगा यहाँ पर। थर्ड स्टेटमेंट है कन्वेंशनल फार्मिंग या कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन्स बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट इजीली पॉसिबल इन सच रीजन। बहुत ही ज्यादा फेस पर ही आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा केमिकल फार्मिंग जो है सेमी एरिड रीजन में इतना सही से या इतना आसानी से नहीं होता। रीजन बीइंग कि आपकी जो केमिकल फार्मिंग है इन दैट यू विल रिक्वायर लॉट ऑफ इरिगेशन, तो सेमी एरिड रीजन में इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं होगी या सॉइल की फर्टिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर कन्वेंशनल फार्मिंग। पर्माकल्चर फार्मिंग जो है ये आप सेमी एरिड रीजन में कर सकते हैं, तो बेसिक नॉलेज भी आप यहाँ पर अगर अप्लाई करें यू कैन टेक दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग, सही है, बट नॉट नेसेसरी सो इन कॉन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग, ये करेक्ट होगा। मल्चिंग क्यों करी जाती है? टू प्रिजर्व सॉइल न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग मल्चिंग करेंगे, तो 1, 2 एंड 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपको चूज करना होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू पर्माकल्चर, तो ये जो पर्माकल्चर होता है एग्जैक्टली क्या सिस्टम है उसको समझ लेते हैं। तो पर्माकल्चर फार्मिंग इंटीग्रेट्स एग्रीकल्चर, इकोलॉजी, लैंडस्केप डिजाइन एंड सस्टेनेबल लिविंग, तो उससे हम सेल्फ सफिशिएंट रीजनरेटिव इकोसिस्टम जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। पर्माकल्चर टर्म कॉइन करी गई थी बाय बिल मॉलिसन एंड डेविड हॉलमग्रेन इन 1970s। तो ये आप परमानेंट एग्रीकल्चर यहाँ पर कॉन्सेप्ट या थॉट जो है उसको प्रेजेंट करा रहे हैं। मतलब क्या होगा इसका कि आप जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करेंगे ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी लेकर आ रही है, ठीक है। सो पर्माकल्चर गोज बियॉन्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग बाय इनकॉर्पोरेटिंग क्लोज्ड लूप सिस्टम, जो कि आपके नेचुरल इकोसिस्टम को मिमिक करता है। ओके, सो आप एक्सटर्नली कुछ भी यहाँ पर इनपुट नहीं देंगे, जितने भी आपके इनपुट है ये एक क्लोज लूप सिस्टम से इनपुट आएंगे। प्रिंसिपल्स अगर बात करें पर्माकल्चर फार्मिंग के, तो अर्थ की केयर आप करेंगे, पीपल केयर एंड फेयर शेयर, रिटर्न ऑफ सरप्लस जो होगा वो आप वाइजली रीयूज करेंगे या रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस प्रकार के प्रिंसिपल्स पर पर्माकल्चर की फार्मिंग करी जाती है। बाकी फिर डिजाइन प्रिंसिपल्स क्या होंगे? तो यहाँ पर आप नेचुरल इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे कुछ भी चेंजेस करने के पहले। देन जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको आप स्टोर करेंगे, आप यील्ड ऑब्टेन करेंगे जो कि सस्टेनेबल होगी, एनर्जी भी आप सस्टेनेबली ऑब्टेन करेंगे और रिसोर्स प्रोडक्शन भी आपका सस्टेनेबल होगा। यहाँ पर सेल्फ रेगुलेशन और फीडबैक सिस्टम जो है आप इंप्लीमेंट करेंगे एंड यूज ऑफ वैल्यू रिन्यूएबल रिसोर्स एंड सर्विसेज इज प्रायोरिटाइज्ड हियर। तो इस प्रकार से कई सारे मेथड्स यहाँ पर यूज करे जाते हैं टू एंश्योर कि यहाँ पर पर्माकल्चर की प्रैक्टिसेस हो रही है। कई सारी आपकी जो नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिसेस होगी, एग्रो फॉरेस्ट्री होगी, तो ये सारी ही प्रैक्टिसेस दे विल क्वालिफाई अंडर पर्माकल्चर एग्रीकल्चर। तो एक बेसिक जानकारी आपको पर्माकल्चर एग्रीकल्चर को लेकर होनी चाहिए। बहुत ही स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में भी कोई बहुत ज्यादा चीजें इसको लेकर निकलते आते हुए नहीं दिखाई देती। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कार्बन मेट्रिक को देखकर यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि दैट इज कॉमन कार्बन मेट्रिक supported by UNEP has been developed for, so this common carbon metric जो है ये डेवलप किया गया है to assess the carbon footprint of building operations around the world, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जो कॉमन कार्बन मेट्रिक है ये डेवलप किया गया है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस कॉमन कार्बन मेट्रिक इज। सो ये ग्लोबल स्टैंडर्डाइज्ड टूल है, यूएनईपी ने डेवलप किया हुआ। ये क्या करेगा? मेजर करेगा, रिपोर्ट करेगा, वेरीफाई करेगा ग्रीन हाउस गैस इमिशंस जो कि किसी भी एक बिल्डिंग के द्वारा किया जाएगा थ्रू आउट हर लाइफ साइकिल। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? जो भी असेसमेंट है कार्बन फुटप्रिंट का उसको हम लोग स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, ठीक है। देन आप ट्रैकिंग करेंगे एनर्जी यूसेज का। अब जैसे ही आप एनर्जी यूसेज का ट्रैकिंग करेंगे तो यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप एनर्जी कंजम्पशन जो है कंजम्पशन को कम करेंगे और ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स जो है उसको आप यहाँ पर सपोर्ट करेंगे सो दैट आप कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो रिड्यूस करें। हाउ इट वर्क्स, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो व्हाट वी मेजर, तो यहाँ पर आप एनर्जी कंजम्पशन जो है वो मेजर करेंगे और एनर्जी कंजम्पशन से आपको एमिशन कितना हो रहा है वो पता चलेगा। देन इट कैन ऑल्सो इंक्लूड एम्बॉडीड कार्बन फ्रॉम कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इन सम इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कंस्ट्रक्शन के समय जो भी मटेरियल आपने यूज करा उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कितना हुआ है, ठीक है। बाकी फिर मेथोडोलॉजी है, आई रियली डू नॉट लाइक गो इनटू दिस मेथोडोलॉजी वाला पार्ट, इसका कोई काम नहीं है। सिग्निफिकेंस भी आप मोटे तौर पर समझ सकते हैं। सो दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉमन कार्बन मेट्रिक इन दिस पर्टिकुलर केस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सो पूछा गया है बायोजियो केमिकल साइकिल जो है वेदरिंग की, जिसमें रॉक ये मेन सोर्स है जहां पर न्यूट्रिएंट रिलीज जो होंगे इस साइकिल में। तो
अगर आप बात करें कार्बन साइकिल की, नाइट्रोजन साइकिल की और सल्फर साइकिल की, इनके एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट है। बट व्हेन इट कम्स टू फॉस्फोरस साइकिल इज मोस्टली लैंड बेस्ड या जियोलॉजिकल साइकिल आप उसको कहेंगे। तो जितना भी रिसोर्सेज का रिसाइकलिंग यहाँ पर हो रहा है या न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग यहाँ पर हो रहा है, इट इज सोलली थ्रू रॉक। एटमॉस्फेयर का कोई भी कंपोनेंट आपको फॉस्फोरस साइकिल में नहीं दिखाई देगा। सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर। कीवर्ड और कॉन्सेप्ट क्या पिक करने हैं, तो फॉस्फोरस साइकिल आपको समझनी होगी, सल्फर साइकिल भी आप समझ लीजिए, बाकी फिर नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल इज समथिंग वी एनीवे नो। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट फॉस्फोरस साइकिल, दो तरीके से आप यहाँ पर फॉस्फोरस साइकिल्स को समझ सकते हैं। तो आई हैव लाइक की डिस्क्रिप्शन भी है मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर ये साइकिल जो है वो भी प्रेजेंट मैंने करी है। नाउ आई एम नॉट रियली गोइंग टू गो डीपर इनटू दिस पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि ये बहुत ही स्टैटिक चीजें हैं, डज नॉट डिमांड मच ऑफ एन अटेंशन या कोई बहुत ज़्यादा आप इसका करंट अफेयर्स या पीवाईक्यू के थ्रू प्रिपरेशन करें, ऐसी भी कोई ज़रूरत नहीं है। एनीवे आप आपकी टेक्स्ट बुक में इसको प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे। सो व्हाट हैपेंस इज, जो आपका सरफेस रन ऑफ होता है, सरफेस रन ऑफ के साथ जितने भी आपके रॉक्स होंगे, रॉक्स में से फॉस्फेट आपके पानी में डिजोल्व हो जाएगा, और ये जो डिजोल्व फॉस्फेट है देन इट इज गोइंग अप टू लेट अस से एनी प्लांट या किसी भी वाटर बॉडी तक आपको ये फॉस्फेट जाते हुए दिखाई देगा। अब वाटर बॉडी में जैसे ही फॉस्फेट पहुंच जाएगा तो जितने भी मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसको अपटेक करेंगे, उनकी मदद से भी ये आप प्लांट तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि फिश मिल का यूज करा जाता है कई बार फर्टिलाइजर के तौर पर, तो ये प्लांट्स तक उस तरीके से पहुंचाया जा सकता है। या कई बार रॉक फॉस्फेट के फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए पानी में फॉस्फेट पहुंच गया है, सेडिमेंटेशन हुआ, ठीक है, सेडिमेंटरी फॉस्फेट की रॉक्स बनेगी, उसको प्रोसेस करेंगे आप, देन यू विल मेक सम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और वो आप अप्लाई करेंगे आपके प्लांट्स को। सो दैट इज हाउ दिस फॉस्फेट इज बीइंग अपटेक बाय प्लांट। तो दो तीन तरीके से ये फॉस्फेट जो है आपके प्लांट्स तक पहुंचेगा। यहाँ पर किसी भी तरीके से एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट का कोई भी रोल आपको नहीं दिखाई देता। सो दैट इज अबाउट फॉस्फोरस साइकिल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट साइकिल, दैट इज सल्फर साइकिल। अब सल्फर साइकिल में दोनों ही कंपोनेंट्स हैं, आपका टेरेस्ट्रियल कंपोनेंट भी है और एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट भी है। सो व्हेन इट कम्स टू टेरेस्ट्रियल कंपोनेंट, जो भी आपका सरफेस रन ऑफ होगा तो उससे सल्फेट के आयंस जो है, सल्फेट के आयन पानी के साथ बह के आपकी वाटर बॉडीज में पहुंच जाएंगे। एंड एज दीज आयंस रीच अप टू वाटर बॉडीज, उससे होगा ये कि अगेन आपका जो सल्फाइड्स है या सल्फेट है ये पानी में डिपॉजिट होगा, उससे कुछ एक आपकी रॉक्स बनेगी या जो मराइन ऑर्गेनिजम्स है वो कंज्यूम करेंगे, और फिर उन्हीं से लेके आप बाकी जो सल्फेट के आयंस है या सल्फेट एज अ फर्टिलाइजर आप आपके प्लांट्स को यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देन मान लीजिए यहाँ पर फॉसिल्स अगर आप बर्न करेंगे, तो फॉसिल बर्न करने के बाद आप सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड्स का रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। देन दिस सल्फर ऑक्साइड कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ड्राई प्रेसिपिटेशन होती है एसिड रेन के फॉर्म में, वो डिपॉजिट हो जाएगी सर्फेसेस के ऊपर या वाटर बॉडीज पे, और उससे भी ये जो सल्फर है ये आपके पूरे सिस्टम में रिसाइकल होने लगेगा। तो पानी की मदद से फिर अगेन ये किसी प्लांट तक पहुंच सकता है, या आप फर्टिलाइजर के तौर पर इसको सल्फेट आयन के तौर पर अप्लाई करेंगे। तो दो तीन साइकिल से या दो तीन जो आपकी पूरी चैन या सीक्वेंस होगी उससे आप देख सकते हैं ये सल्फर जो है वो रिसाइकल हो रहा है आपकी एटमॉस्फेयर में। फाइन। सो एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट और जो आपका रॉक का कंपोनेंट है, लिथोस्फेरिक कंपोनेंट, दोनों ही कंपोनेंट है सल्फर साइकिल के। लेकिन अगर आप फॉस्फोरस की साइकिल की बात करें तो फॉस्फोरस की साइकिल में सिर्फ और सिर्फ आपके रॉक या लिथोस्फेरिक कंपोनेंट है, एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स नहीं है। सो दैट वाज अबाउट द फॉस्फोरस साइकिल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही लाइक ओल्ड क्वेश्चन या ओल्ड टॉपिक मैं इसको कहूँगा, नियाक डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। ये पहले पूछा गया था, देन आई रियली डू नॉट थिंक फिर इसको लेके आगे कोई मतलब बनता है सवाल पूछा जाने का। सो आई जस्ट ब्रीफ यू रिगार्डिंग न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। तो ये जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट है सितंबर 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसका जो पर्पस था ये एक वॉलंटरी नॉन लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है जो कि एड्रेस कर रहा है ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन को और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को। तो यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट समिट जो हुई थी सितंबर में 2014 में, मोदी जी फर्स्ट टाइम सितंबर 2014 में यूएस भी गए थे, तो फिर वहां पर ये न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन जो है फॉरेस्ट का वो आपको आते हुए दिखाई देता है। टाइमलाइन क्या दी गई थी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट में, टू हाफ द डिफॉरेस्टेशन बाय 2020, जो 2030 तक आपको डिफॉरेस्टेशन एंड करना है और आपको रिस्टोरेशन करना था डिग्रेडेड फॉरेस्ट और इकोसिस्टम का। तो इस प्रकार के बड़े ही ललित निबंध टाइप आप यहाँ पर गोल्स देख सकते हैं जो कि फुलफिल नहीं होते।
वॉलंटरी कमिटमेंट्स है, नॉन लीगली बाइंडिंग आपको ये दिखाई देगा। सिग्नेटरीज कौन सी थी, 200 से ज्यादा सिग्नेटरीज आपको यहाँ पर दिखाई देती है। नेशनल गवर्नमेंट्स यहाँ पर इंक्लूड होगी, इंडिजिनियस कम्युनिटीज, मेजर कॉर्पोरेशंस, एनजीओ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट हैज अलाइनमेंट विथ ग्लोबल गोल्स ऑल्सो, तो आपकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है दैट इज टिपिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15, उसके साथ ये न्यूयॉर्क फॉरेस्ट डिक्लेरेशन जो है वो अलाइन करता है। देन पेरिस अग्रीमेंट जो है उसमें भी आपको ये मदद करेगा। इंडिया डिड नॉट साइन this particular New York forest declaration in 2014। अब इंडिया के अपने खुद के इसमें रीजंस है, सो वी आर गोइंग टू रिमेंबर कि इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। अदर देन दैट आई रियली डू नॉट थिंक कि यहाँ को लेके कोई बहुत ज़्यादा सवाल बनेगा। सो दैट वाज अबाउट 2021 के जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर दिए। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वी विल ट्राई टू कवर नाउ 2022 के क्वेश्चंस। थैंक यू एवरीवन, विल सी यू नेक्स्ट।